अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सबसे पहले आपको ये बता दूँ, इस जो ये वॉइस ओवर हुआ है इस वीडियो के इस पार्ट के ऊपर, उसकी रीज़न ये है कि हमारा माइक बंद हो गया था, हमें पता नहीं चला था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, एक्सरसाइज नंबर 3.1 का। तो यहाँ पे हम लोगों ने हमें एक मैट्रिक्स दिया है ए का, जो कि 3/3 का है। हमें वहाँ पे ए क्यूब फाइंड करना है, मतलब कि हम इस मैट्रिक्स को आपस में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ए का क्यूब बन जाएगा। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वेयर फाइंड करता हूँ, मतलब कि इस मैट्रिक्स को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ। तो उससे फिर ये होगा, जब एक बार ए स्क्वेयर हो जाएगा, उसका जो मैट्रिक्स आएगा उसको अगेन ए से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ए का क्यूब बन जाएगा। तो ए स्क्वेयर के लिए मैं 2 टाइम्स मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो अच्छा, आपने एक चीज़ याद रखनी है, कुछ बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो मतलब कि मैट्रिक्स को तीनों बार इकट्ठा मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश करते हैं। उसमें ना मिस्टेक ये होती है कि वो मतलब कि आपको जो तीसरा मैट्रिक्स है वो साथ लिखते आना पड़ेगा। हालाँकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास ए स्क्वायर नहीं आएगा, 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं आपस में हो जाएँगे, आप तीसरे को करवा ही नहीं सकते हैं। तो आपने पहले ए स्क्वायर मतलब कि 2 बार ए को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। जब उसका एक मैट्रिक्स में आंसर बन गया, देन उसे तीसरी बार करवाना है। तो मैंने ये ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए ए को 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवा दिया है, मैट्रिक्स को। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मतलब कि आगे-पीछे होगा, आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, क्योंकि ये वॉइस ओवर हुआ हुआ है जी वीडियो पे। हाँ जी, यहाँ पे यही मैं बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करवाने की कोशिश करते हैं, मतलब एक ही बार में लिख लेते हैं तीनों बार, तो वो नहीं आपने करना। पहले आपने ए स्क्वायर फाइंड करना है, फिर तीसरी बार करना है। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं, रो इंटू कॉलम, पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई, ठीक है? 1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ,
अब इसमें से ना हम लोगों ने x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने का मतलब है कि इधर x की जगह कौन सा मैट्रिक्स आएगा। यहाँ पे असल में आपने कोई एक वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, पूरा मैट्रिक्स फाइंड करना है। x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x वाला मैट्रिक्स। अब ना इसको करने के मुख्तलिफ तरीके हैं इस क्वेश्चन को करवाने के। मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो वाला करवाऊं जो आपको आसानी से समझ आ जाए। एक होता है कि वो तरीका जो शॉर्टकट हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है जो छोटा तरीका होता है वो आसानी से समझ नहीं आता, उसको समझना मुश्किल होता है, डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है। लेकिन कुछ ऐसे तरीके होते हैं जो एक दो स्टेप्स तो ज्यादा होते हैं लेकिन समझ आसानी से आ जाते हैं। तो आप हमेशा उन उन तरीकों की तरफ जाया करो जो आपको आसानी से समझ आ रहे हैं। लाइफ में शॉर्टकट्स आपको हमेशा मुश्किल में डालते हैं, ठीक है ना। तो अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, मैं लेट कर लेता हूं जी इस मैट्रिक्स को ए के इक्वल। तो मैं ऊपर लिख लूंगा लेट ए इक्वल 5 2 -2 1 एंड बी इक्वल -1 5 12 और 3। ओके, समझ लग गई यहां तक। मैंने इन दोनों को क्या कर लिया है, क्या कर लिया है, लेट कर लिया। क्या कर लिया है, लेट का मतलब फर्ज कर दिया। अब मैंने इनको लेट ही क्यों किया है वो मैं अब आपको बताता हूं। अब अगर हम इनकी वैल्यूज को इधर रिप्लेस करें तो एक्स ए इक्वल टू बी बन जाएगा, यही बनेगा ना। इस मैट्रिक्स की जगह पे ए आ गया और इसकी जगह पे बी आ गया। समझ लग गई यहां तक, पक्का। अब सुनो, ये मैट्रिक्स इधर डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके इस पे कोई पावर ना हो क्या होती है, नीचे पॉजिटिव है, ऊपर आके तो ये बन जाएगा बी ए इनवर्स। तो ए का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, अच्छा जी, तो बन गया x इक्वल टू ए बी इंटू ए। अब ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं 9th क्लास का। ए इनवर्स इक्वल होता था अजाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये होता था ए इनवर्स फाइंड करने का तरीका कि मैट्रिक्स ए जो आपको मैट्रिक्स दिया उसका अजाइंट लो और उसे डिवाइड करो उसके डिटर्मिनेंट के ऊपर। तो अब सबसे पहले मुझे इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा क्योंकि जब तक इनवर्स नहीं आएगा ये आगे सोल्व नहीं होगा। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, वी नो डैट ए इनवर्स इक्वल टू अजाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो मैं इसे एक इक्वेशन का नाम दे देता हूं, मैं इसे कहता हूं इक्वेशन 1। समझ आ गई बात की। अच्छा जी, इसको आप इक्वेशन 1 कह लो। असल में ना मैं अब आपको बताता हूँ इक्वेशन को नाम क्यों देते हैं, इसे हम इक्वेशन 2 कह लेते हैं। आप सुने, जब मेरे पास ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी आखिर मैंने इसमें पुट भी तो करनी है ना, अगर नाम नहीं होगा फिर पुट करने में मुश्किल होगी। मैं कैसे उसे बताऊंगा कि मैं इस वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। तो अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए मुझे अजाइंट ए चाहिए और ए का डिटर्मिनेंट चाहिए। क्या चाहिए, ए का डिटर्मिनेंट। हाँ जी, सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते। तो ए के डिटर्मिनेंट का क्या फार्मूला होता है, ए यहां पे मैं लिख लूंगा 5 2 -2 1। स्ट्रेट लाइन बताते हैं कि ये हम इसका क्या लेने लगे हैं। अब 2/2 का डिटर्मिनेंट कैसे लेते थे, ये इससे मल्टीप्लाई मतलब 5 इंटू 1 -2 इंटू -2। तो 5 वन जार माइनस माइनस 4। तो ये मेरे पास आ गया, ए का डिटर्मिनेंट क्या आ गया जी, 9 आ गया। समझ लग गई यहां तक। ए का मैंने क्या ले लिया,
अब मैं लूंगा ए का नहीं नहीं नहीं, वो इनवर्स होता है जी। नहीं। अच्छा, ये समझ लग गई यहां तक? अजाइंट ए कैसे लेते थे सुनो, ये है जी ए वाला मैट्रिक्स मेरे पास। अब इसका अजाइंट लेना है तो इनकी जगह चेंज, इनके साइन चेंज, ये होता है अजाइंट। ये क्या होता है? अजाइंट। समझ लग गई बात की? अजाइंट की समझ लग गई है पक्का? अच्छा, अब मेरे पास अजाइंट भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी। इसे मैं इक्वेशन 2 में पुट कर देता हूं, इसलिए मैंने इसे इक्वेशन 2 का नाम दिया था। अब क्यों मुझे वैल्यूज इसमें रखनी है, तो मैं इधर लिखूंगा बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में मैं जब वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास बन जाएगा ए इनवर्स इक्वल टू, अजाइंट ए क्या आया जी? 1 -2 2 5 डिवाइडेड बाय। समझ लग गई यहां तक बात की पक्का? लो जी, मेरे पास क्या फाइंड हो गया? ए का इनवर्स, ए का इनवर्स। अब मैं इस ए इनवर्स को इस इक्वेशन 1 में रखूंगा तो मेरे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी? एक्स की। तो मैं इधर लिखता हूं बाय पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। ये है जी इक्वेशन 1। तो इसमें अब मैं वैल्यूज पुट करने लगा हूं, मेरे पास आएगा एक्स इक्वल, बी वाला मैट्रिक्स क्या है? -1 5 12 3 इंटू ए इनवर्स क्या है मेरे पास जी? 1 -2 2। हाँ जी, दोनों पे होगा जी। अब मैं ना आप लोगों को इधर से एक चीज बता समझाने लगा, वही बताने लगा था, सुने। अब ना हमने इनवर्जन मेथड किया था 9th में, उसमें भी ओवर में ए इनवर्स हम लोगों ने फाइंड करना था। आप सुनो, अगर कोई बच्चा पहले ही 9 को इससे डिवाइड करवा देना, बाद में मल्टीप्लाई करवाने में मुश्किल आएगी। क्यों? क्योंकि इधर अंदर में ओवर बन जाएंगे, 1/9 -2/9 2/9 5 फिर इधर इधर ओवर वाले को इससे जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। इसको अभी तक इधर ही रखो, पहले इनको करवाओ मल्टीप्लाई, फिर जब एक मैट्रिक्स बन जाएगा फिर उसको करवाना अंदर डिवाइड। समझ लगी बात की? अच्छा जी, अब मल्टीप्लाई करवाने आते हैं मैट्रिक्स पक्का? ले जी, अब मल्टीप्लाई करवाने का तरीका क्या होता है ना, मैं थोड़ा सा आप लोगों को फिर रीगाइड कर दूं। ये होता था रो इनटू कॉलम्स, ये इसकी सिमेट्री होती थी मल्टीप्लिकेशन की। तो मतलब कि पहला एलिमेंट पहले से -1 इंटू 1 प्लस का साइन जो कि फार्मूला का है, फिर 5 होगा 2 से। ये मल्टीप्लिकेशन की सिमेट्री होती थी। अब ये पहली रो पहले कॉलम से होगी, अब ये पहली रो अगले कॉलम से होगी। मतलब कि जैसे कि एक नंबर अगर होल पे हो तो वो अंदर सब वैल्यू से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे ये रो अंदर सब कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो ये इस कॉलम से होगी, अब मैं इसको करवाऊंगा इस कॉलम से मल्टीप्लाई। अच्छा जी, तो जब इससे करवाऊंगा आएगा -1 इंटू 2 5 इंटू सॉरी प्लस 5 इंटू 5। समझ लगी भाई इस बात की? सॉरी सॉरी, -1 इंटू -2। समझ लग गई इतनी बात की? समझ लग गई? अच्छा, एक चीज और, मेरा थोड़ा कंजस्टेड हो रहा है, ये देखो ना 9 इसके अंदर आ रहा है। आप लोगों ने एक एक लाइन छोड़ के करना है, जरा खुला खुला करना है, एग्जामिनर को समझ आ रही है। मैं जरा जगह बचा रहा हूँ, आगे बोर्ड खत्म हो रहा है। समझ लग गई बात की इधर तक? अब ऐसे 12 इंटू प्लस 3 इंटू 2 12 इंटू -2 3 इंटू 5 ओवर पे 9।
ये भूलना नहीं। अच्छा जी, अब ना मैं इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करवाने लगा हूं क्योंकि मेरे पास ना स्पेस, चले मैं नहीं करवाता फिर शायद समझ नहीं लगे। इधर से बोर्ड आ रहा है, इधर से कितना आ रहा है बोर्ड? चले मैं ना अब थोड़ा सा कंजेस्टेड करके, इधर इतना आ रहा है, ये इतना आ रहा है, इतना थोड़ा सा अंदर है, थोड़ा चले मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कंजेस्टेड सा होके हो जाए। नीचे सारा नजर आ रहा है। अच्छा जी, तो x इक्वल टू प्लस एक बार प्लस माइनस -1 प्लस 5 2 जार 10 माइनस माइनस 2 1 जार प्लस 5 5 जार 25 12 1 जार प्लस 3 2 जार 12 2 जार प्लस 15 ओवर। अच्छा ये 9 ना इसके अंदर मर्ज हो रहा है, ये इसके अंदर नहीं आना है, ये इधर ओवर में आना है, इन सब के ओवर में है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं इसको इधर ले जाता हूं थोड़ा सा। अच्छा, प्लस माइनस 10 में से 1 निकाले तो 9, बड़ी वैल्यू वाला साइन, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 27, इनको करूंगा तो 18 और इनको करूंगा तो -9 और होल पे। अब ये 9 अंदर सारे एलिमेंट से डिवाइड हो जाएगा जैसे कि मल्टीप्लाई का रूल होता है, तो मेरे पास बन जाएगा x इक्वल टू 9/9, 27/9, 18/9 -9/, x इक्वल टू 9 1 जार, इनको करवाऊंगा तो 9 3 जार 27, ये आ जाएगा +2 और नेगेटिव। ले जी, ये मेरे पास वो x वाला मैट्रिक्स आ गया जो यहाँ पे अननोन था, ये x की वैल्यू है। हाँ जी जी, ये लॉन्ग में ही पूछेगा, अगर वो आपसे पूछेगा शॉर्ट में ये 2 मार्क्स के लिए नहीं पूछेगा। और ना एक एक सेम इसका दूसरा पार्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा सुन लें, उसकी सिमेट्री क्या है। अब ना मैं इसका दूसरे पार्ट के बारे में थोड़ा सा बताने लगा हूं, तो वो ना इससे सेपरेट है, मतलब सेपरेट का मतलब सेम ऐसे ही होना है, उसमें थोड़ी सी चेंज है। वो क्या है, सेकंड पार्ट अगर देखें ना तो उसमें उसने मैट्रिक्स अगेन एक्स फाइंड करना है, तो उसने ना वैल्यूज क्या दी हैं, इधर एक वैल्यू है, बताइएगा 5 2 -2 1, इधर एक्स होगा इक्वल 2 1 5 10। अच्छा जी, इधर ना एक चीज आप जेन में रखें जरा, ये सेम वैसे ही होना है जैसे, अब मैं जब इसे लेट करूंगा ना ये क्या बनेगा, देखो ax इक्वल टू बी, मैं इन्हें लेट कर रहा हूं, मतलब कि आपने इस मैट्रिक्स को a के इक्वल लेट कर लेना है और इस वाले को, मैं ना जरा शॉर्ट कर रहा हूं, मैं समझाना जो मेन बात समझानी। अब ये जो डिवाइड हो रहा है इधर आके, तो ये बन जाएगा b ओवर a की पावर 1। अच्छा जी, ये ऊपर पॉजिटिव है नीचे पॉजिटिव, ऊपर आके तो ये आएगा a इनवर्स b। अब इन दो चीजों में फर्क है, अगर आप ये इनवर्स आगे लिख देते हो इसका आंसर चेंज आएगा, पीछे से मैच नहीं करेगा। अब सुनो, अब आप बच्चा कहेगा मुझे कैसे याद रखना है कि इनवर्स जो है वो बाद में लिखना है कि बी से पहले। सुनो, अगर वो मैट्रिक्स एक्स से पहले था तो इधर इनवर्स बी से, अगर वो मैट्रिक्स एक्स के बाद था तो इधर इनवर्स बी के बाद। अब ना इधर कुछ टीचर्स ऐसे करवाते हैं, वो यहाँ पे ना ए इनवर्स वाले मैट्रिक्स से इधर भी मल्टीप्लाई करवाते हैं और इधर भी करवाते हैं, और ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 के इक्वल होते हैं तो इधर 1 पुट कर देते हैं। तो मैंने वैसे नहीं करवाया, आप लोग कंफ्यूज नहीं हो। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे याद रखना सुन लें, अगर इधर एक्स से पहले है तो इधर बी से, इधर अगर एक्स के बाद है तो बी के, बाकी सोल्व करने का सारा तरीका सेम है। अब बच्चों के ज़हन में ये डेफिनेटली सवाल होता है कि ऐसा ही क्यों है, कि पहले क्यों लिखना है या बाद में क्यों लिखना है। तो हम उस अब टॉपिक में नहीं जा रहे क्योंकि हमारे लिए ये मतलब लॉन्ग में आएगा, वो काम पूछता है ये क्वेश्चन, तो हम इसे यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, ठीक है ना।
तो हमें उसमें जाने की जरूरत नहीं है। हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझा रहा हूँ ये लेक्चर, अगर किसी बच्चे को फिर भी समझ नहीं है तो वो जो वीडियो देख रहा है वो मुझे कमेंट्स में बता दे, और अगर आप में से कोई समझना चाह रहा है तो मैं आपको भी बता दूंगा, मैं बताने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि वीडियोस लंबी होती हैं तो मैं कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी कंजस्टेड हो। तो अच्छा जी, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 13 का फर्स्ट पार्ट, पहला पार्ट कर रहे हैं। तो इसमें ना हम लोगों ने ए वाला मैट्रिक्स फाइंड करना है। दो मैट्रिक्स दिए हैं सेम जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में था, इससे ऊपर वाले क्वेश्चंस में था, जिसमें हम इन दोनों, जैसे कि इसके दूसरे पार्ट में भी हम इनको लेट कर लेते थे, एक को एक्स के एक को वाई के, इसको उधर जाके उसका इनवर्स बना लेते थे। अब यहाँ पे एक मसला है छोटा सा, मैं लेट तो कर लूं दोनों को, ठीक है, इनका इनवर्स भी बना लूं, लेकिन जब हम इनवर्स बनाएंगे तो इनवर्स में हमें क्या चाहिए होता है, 3/3 का डिटर्मिनेंट लेना आता नहीं। तो इसलिए हमें इसे किसी और तरीके से करना पड़ेगा, ये उस तरीके से सोल्व, इसलिए ये मैं खुद आपको करवा रहा हूँ। जो इससे अगला पार्ट है वो भी मैं आपको खुद ही करवा दूंगा, क्योंकि उसमें भी आगे मल्टीप्लाई इनवर्स तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि उसमें इधर वाला 2/2 का, अगर आप बुक्स पे देखो ना तो इधर वाला मैट्रिक्स 2/2 का जिसका इनवर्स बनाना है, तो इधर वाला चाहे 3/3 का भी वो तो मल्टीप्लाई करवाना है, उसका मसला नहीं है। तो अब ये सोल्व कैसे होना है ये देखो, सिर्फ यही क्वेश्चन एक ऐसे सोल्व होना है, बाकी क्वेश्चन नंबर 12 के सारे पार्ट और क्वेश्चन नंबर 13 का सेकंड पार्ट सेम एक ही तरीके से सोल्व होना है। इसका मैंने आपको वजह बता दी क्यों नहीं वैसे सोल्व हो सकता। अब ना मैं इनको लेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इनको लेट करने का कोई भी फायदा, ये इनवर्स बन जाएगा। मैं इस ए वाले मैट्रिक्स को लेट करता हूं, इसको मैं इसके पहले एलिमेंट को ए कह लेता हूं, अगले को सी और डी। असल में हमने ए वाला मैट्रिक्स ही फाइंड करना होता है ना, तो मैंने कहा फर्ज कर लो कि ए वाला मैट्रिक्स ये है, ए बी सी और डी। अब इसको मैं इसके साथ पुट करता हूं यहाँ पे ए की जगह पे, तो देखिए मेरे पास क्या बन जाएगा, 5 -1 0 0 3 1 इंटू, यहां पे ए वाला मैट्रिक्स आ जाएगा जो क्या है ए बी सी और डी इक्वल, यहां पे आ जाएगा 3 -7 0 0 7 और 2। यहां तक समझ आ गई। अब देखिएगा लेट करने से हमारा फायदा क्या होगा, हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। यहाँ से वो जैसे हमने एक क्वेश्चन पीछे इसी एक्सरसाइज में किया जहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू निकालते थे, वैसे हम ए बी सी और डी की वैल्यूज निकाल लेंगे। अब मैंने आपको बता रही इनवर्स वाले तरीके से क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट लेना आता नहीं है अभी हमें। अच्छा जी, तो मैं इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ। सबसे पहले देखते हैं मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं। दूसरे के रो, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल होनी चाहिए। इसमें कितने कॉलम्स हैं, इसमें रोज कितनी है, तो मतलब मल्टीप्लाई ये हो सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो मल्टीप्लीकेशन का मेथड क्या होता है, 5 इंटू ए प्लस -1 इंटू सी। समझ आ गई बात की, रो रो इंटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन होती है ना, तो 5 इंटू ए -1 इंटू सी। अब ऐसे ही ये होगा 5 इंटू बी प्लस जो कि उसका आ गया -1 इंटू डी। जी, अब ऐसे ये होगा 0 इंटू ए प्लस 0 इंटू, ऐसे 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू डी। अच्छा जी, 3 इंटू ए प्लस 1 इंटू सी, 3 इंटू बी प्लस 1 इंटू डी। अच्छा मेरी एक बात सुने, अब ना उसने आज क्वेश्चन किए थे बिल्कुल सही किए थे इसने, यहाँ पे जो गैप था उसने का बहुत कम था, तो वो गैप इतना कम, इतना मिनिमम गैप होना चाहिए जितना मैंने दिया, ताकि पता चल रहा हो ये एक एलिमेंट है और ये दूसरे एलिमेंट है। अगर आप इनमें गैप नहीं दोगे वो ऐसा लगता है सारे एक ही एलिमेंट और मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, ठीक है उसने।
अच्छा जी, सॉरी, ये इसकी इक्वल वो मैट्रिक्स भी आना है, तो इसके इक्वल आएगा जो कि ये मैट्रिक्स है 3 -7 0 0 7 और 2। उधर आना नहीं, चलो कर ही लेते हैं। अच्छा जी, 5 इंटू ए ये हो जाएगा 5a, प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस सी, ठीक है, सी एक बार सी और प्लस माइनस 5 इंटू बी 5b, प्लस माइनस माइनस इंटू डी, जीरो हो जाएगा ये, प्लस जीरो, जीरो को ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे जीरो, प्लस जीरो को सी से करवाएंगे जीरो, इधर भी जीरो प्लस जीरो। अच्छा जी, इधर करवाएंगे तो 3a प्लस सी, और इधर करवाएंगे तो 3b प्लस डी। मैं इसलिए नहीं कर रहा। अच्छा, इक्वल, अच्छा जी, अब मैं इनको करवाऊंगा तो ये हो जाएगा 5a माइनस सी 5b माइनस डी, जीरो और जीरो, 3a प्लस सी 3b प्लस, और ये इक्वल आ जाएगा 3 -7 0 0 7 और 2। नहीं जी, ये देखेंगे फिर सेम वही सिचुएशन बन गई है जो हमने ऊपर किया था, जिसमें हम ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करते। तो अब हमें इसमें ना इक्वल रख के इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। पहला पहले के इक्वल तो ये मेरे पास बन जाएगा 5a माइनस सी इक्वल टू 3। अगला मेरे पास आ जाएगा 5b माइनस डी इक्वल टू -7, मतलब कि ये इसके इक्वल और ये इसके, जीरो को जीरो के रखने का कोई फायदा, इन जीरोस को नहीं मैं इक्वल रख रहा। अगला आ जाएगा 3a प्लस सी इक्वल टू और 3b प्लस डी इक्वल टू 2। लें जी, ये चार इक्वेशंस बन गई मेरे पास। कितनी बन गई? चार। इसको मैं कहता हूं इक्वेशन, इसको मैं कहता हूं इक्वेशन, इसको कह लेते हैं, और इसको कह लेते हैं इक्वेशन 4। ये चार इक्वेशन मेरे पास बन चुकी हैं। तो अब इसमें से मुझे ए बी और सी और डी की वैल्यूज चाहिए। अब वैल्यूज कैसे आएंगी? हम इनको सोल्व करेंगे साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली सोल्व करने का मतलब आप बचपन में 5th 6th क्लास में सीखते हो, दो इक्वेशंस को आपस में सबट्रैक्ट करके कैसे सोल्व किया जाता है, वो मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ। अच्छा, अब आपने इक्वेशन 1 और 3 को आपस में सोल्व करना है, क्योंकि इनमें सेम वेरिएबल्स हैं ए और सी, और आप 2 और 4 को आपस में सोल्व करोगे क्योंकि इनमें भी सेम वेरिएबल्स है। तो मैं इधर लिखता हूं बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 3। मैं इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर रहा हूं, उससे मेरा क्या फायदा होगा सुनो। अब जो बच्चा बिल्कुल बेसिक से देख रहा है, जिसको बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि इक्वेशंस को सोल्व कैसे किया जाता है, आप सुनो। अगर एक इक्वेशन में बेटा दो वेरिएबल्स हो ना, तो उसे सोल्व करना अकेली को पॉसिबल, उसके लिए दो इक्वेशंस चाहिए होती हैं। जैसे कि यहाँ पे 1 और 3 है, हम 1 और 3 को जब आपस में ऐड करेंगे, सी और सी आपस में कट जाएगा और यहाँ पे एक वेरिएबल रह जाएगा, फिर उसको सोल्व करना पॉसिबल है। अच्छा जी, तो मैं क्या लिखूंगा, 5a माइनस सी इक्वल टू 3, और इसमें ऐड करूंगा 5b 3a
प्लस सी इक्वल टू 7, ये इसमें ऐड होगी। 5 और 3 8 है, ये और ये जिसके लिए हमने जद्दोजहद की, और इधर बन जाएगा 10। अब इधर से ए की वैल्यू निकालनी बहुत आसान, इधर ए ये 8 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, तो ए इज इक्वल टू 10 ओवर 8, तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 5 ओवर 4। ले जी हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। समझ लग गई बात की? पक्का? ओके अच्छा जी। ए की वैल्यू आप ना इस पे एक बॉक्स कर दिया करो मार्कर के साथ ना, जब कोई एक वैल्यू आ जाए तो ताकि एग्जामिनर को हाईलाइट हो रहा हो बच्चे ने यहाँ पे वैल्यू निकाली हुई है। अब जब एक वैल्यू आ गई है तो दूसरी निकालना तो बहुत ज्यादा इजी। मैं ए की इस वैल्यू को चाहे इक्वेशन 3 में पुट कर लूं चाहे इक्वेशन 1 में, ए की जगह पे मैं जब इस वैल्यू को पुट करूंगा तो किसकी आ जाएगी? सी की। तो किसमें करना है पुट? हाँ बाय पुट a is equals to 5 over 4 in इक्वेशन, किसमें पुट करें जी? 1 में करना, 3 में, जिसमें मर्जी कर लो, एक ही बात है, मैं 3 में कर लेता हूँ। इन इक्वेशन 3 समझ लग रही है ना? मैन इजी है। असल में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हम इनवर्स से क्यों नहीं कर पा रहे, रट्टे नहीं हम लगा रहे भाई। यहाँ पे मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हमने ये इनवर्स से क्यों नहीं किया, क्योंकि 3/3 का डिटर्मिनेंट आपसे लोगों से लेना नहीं, लिया नहीं जाना था। ठीक है अच्छा, तो जब मैं वैल्यू पुट करूंगा तो इधर आ जाएगा 3, ए की जगह पे क्या आ जाएगा? 5 ओवर प्लस सी इक्वल टू 7। अब ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, 3 5 बार 15/4 प्लस सी इक्वल टू 7। ये इधर प्लस का उधर जाके भाई ये प्लस की पूरी वैल्यू उधर जाके माइनस की होगी। अकेला 4 उधर जाके मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, ये ज़हन में रखें बात। क्योंकि देखें बच्चों की एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन है, ये 12वीं तक रहती है। ये इधर 4 डिवाइड हो रहा है, इधर जाके अभी मल्टीप्लाई नहीं हो सकता जब तक ये पूरी साइड के ओवर में ना होता। ये इधर प्लस हो गया वैल्यू, मैंने इसको इधर लेके गया तो क्या होगी? अब नीचे मैं लूंगा एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता क्या होता है? 1। जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं एलसीएम में, ये वाला इससे, और ये 7 इंटू 4 माइनस 15 इंटू 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा c इज इक्वल्स टू 7 4 28 माइनस 15 ओवर 4, तो ये मेरे पास c की वैल्यू आ जाएगी 13 ओवर 4। ले जी मेरे पास किसकी वैल्यू आ गई? c की। अभी मेरे पास b और d की वैल्यू निकालनी बाकी है। अब सुने वो कैसे निकलेगी, मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। और एक चीज और याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप चाहते हैं कि आप मैथ सीखें पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, या जैसे भी अगर आप चाहते हैं कि आप मैथ सीखें, मैक्सिमम खुद किया कर, वीडियोस देखना टीचर ने करवा दें या उससे कोई भी फायदा, उससे सिर्फ आप समझ सकते हो, मेथड समझ सकते हो, अपनी क्लियरिटी कर सकते हो। बस आपकी प्रैक्टिस आपको मैथ सिखाती है। एक टीचर भी अगर 1 साल एक सेशन को ना पढ़ाए तो अगले साल वो एक क्वेश्चन को उस फ्लो से नहीं कर पा रहा था, वो स्टेप बाय स्टेप सोच रहा होता है अपने पास कि मैं क्या करूं। मैथ प्रैक्टिस का नाम है। जितना ज्यादा आप खुद करेंगे आपकी फिंगर टिप्स पे होगा मैथ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई टीचर्स को भी चाहिए कि वो जुल्म नहीं करें बच्चों पे, या ऐसा ना करें कि कोई एक सवाल करवा दिया बाकी का पूरी एक्सरसाइज ही घर से करो। अब जिन क्वेश्चंस की नवीयत सेम है, जो बिल्कुल सेम एक जैसे मेथड से होने, वो टीचर्स कहें। अब जैसे कि देखें, मैंने इस 13.1 के दोनों पार्ट करवाए हैं आपको, क्यों? ये किसी और तरीके से होना था इसका दूसरा पार्ट, हालांकि जो दूसरा पार्ट है वो इनवर्स वाले मेथड से हुआ, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 में भी किया है। लेकिन मैंने क्यों आपको वो खुद करवाया? क्योंकि उसमें मल्टीप्लीकेशन 3/3 की थी। मैंने फिर भी आपको करवा दिया कि आप कंफ्यूज नहीं हुए। तो अब देखें, अब आप बी और डी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप इक्वेशन 2 और 4 को आपस में ऐड करेंगे,
प्लस करेंगे, डी डी से कट जाएगा और अकेला क्या बचेगा, बी। बी की वैल्यू आप ऐसे निकाल लेंगे जैसे हमने किसकी निकाली है, एक। जब बी की आ गई फिर बी की वैल्यू आप इक्वेशन 2 में पुट कर लेना, यहां 4 में तो किसकी आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी मेथड से होगा। घर के लिए होमवर्क दे रहा हूं, तो अगर फिर भी आपसे ये नहीं होगा तो मैं हाजिर में करवाऊंगा आपको। ऐसा नहीं होता कि आपसे अगर सोल्व नहीं हुआ तो मैं कहूंगा लो मैंने तो होमवर्क दिया था क्यों नहीं हुआ भाई, अगर आपने बस प्रैक्टिस की हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ठीक है। आपने ए बी और सी और डी का जब आंसर आ गया ना, आपने फिर इस ए वाले मैट्रिक्स में इसे पुट जरूर करना है, क्योंकि असल में हमने फाइंड ये ए करना था ना, इधर जो मैट्रिक्स आना था, तो आपने इधर ए वाले मैट्रिक्स में उसे पुट, ए की जगह पे आ जाएगा 5/4, सी की जगह पे आ जाएगा 13/4 और बी और डी की जगह पे जो आप वैल्यूज निकालोगे उनको पुट कर दोगे एंड पे आके। आप इस इक्वेशन का नाम ले ले, 1 का नहीं दे सकते, आपने इक्वेशन 1 का ऑलरेडी नाम दिया हुआ है। एक चीज ध्यान में रखनी है, जो एक बार नाम दे दिया वो दोबारा उसी क्वेश्चन में दे। आप इसे पता क्या करें, आप इसे इक्वेशन ए का नाम दे लें, कैपिटल ए, ठीक है, कैपिटल ए का नाम दे लो। असल में ना जो 3/3 का डिटर्मिनेंट है ना, वो आपके कोर्स में नहीं है। आप सॉरी, ये 3/3 का मैट्रिक्स नहीं है, 3/3 में बार बार कही जा रहा हूं, ये है 3/2 का मैट्रिक्स। अब जो 3/3 का डिटर्मिनेंट है आपके कोर्स में, हम आगे सीखेंगे, अभी तक हमने वो सीखा नहीं। इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऐसे नहीं आना, मुश्किल है ये, और कुछ सिचुएशंस में सोल्व भी नहीं होता है, कुछ सिचुएशन में आता भी नहीं। 3/3 का आ सकता था अगर ये 3/3 का होता, लेकिन फिर भी मैं आपको वैसे नहीं करवाता अगर 3/3 का होता, क्योंकि वो अभी हमने सीखना है, आगे जाके अभी हम सीखेंगे, अभी आपको 2/2 का डिटर्मिनेंट आता है। तो ये क्वेश्चन की समझ लग गई। लो जी, हमारा सिर्फ अब एक क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन नंबर 14 बस। इस एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन इस साल जो बोर्ड के पेपर हुए हैं फर्स्ट ईयर में, लॉन्ग के तौर पे है क्वेश्चन नंबर 9। बहुत आसान सवाल था, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 9 का इसके तौर पे आया है। 2024 फैसलाबाद बोर्ड फर्स्ट टाइम लॉन्ग क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 9 3.1 एक्सरसाइज का। आसान तरीन सवाल था वो, और बहुत ज्यादा बच्चे छोड़ के आए, क्योंकि वो इन एक्सरसाइजेस को क्या लेते हैं, लाइट, इजी। वो कहते हैं इनका क्या है, ये तो हमें आती है, आती उतनी भाई कोई नहीं है, प्रैक्टिस करोगे तो। अब उसने साथ साथ मैथ कर रहा है तो इसको आएगा, उसने आज सारा होमवर्क करके आया है, उम्र नहीं की है। आज हम लोगों ने करनी है एक्सरसाइज नंबर 3.1 नहीं है, क्वेश्चन नंबर है 13। अब ना ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसा हमने इसे ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 12 की है, बिल्कुल सेम। उधर जैसे एक्स की वैल्यू निकालनी होती थी, हम इन्हें लेट करते थे और दूसरी तरफ जाके लेके जाके इसका इनवर्स बना देते थे, सेम वैसे ही होने। अब ये करना तो स्टूडेंट्स को खुद चाहिए, और अगर मैं चाहता तो कल कह भी सकता था कि आप लोग खुद कराओ। अब ये वाला ही मैं क्वेश्चन क्यों करवा रहा हूँ, ये 13 का सेकंड पार्ट, इसके यहाँ पे मैट्रिक्स 3/3 का, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन फिर भी 3/3 का मैट्रिक्स है। मल्टीप्लीकेशन कैसे होनी है, क्योंकि बच्चे भूले हुए हैं 9th क्लास के की हुई है, इसलिए ये वाला मैं करवा रहा हूँ। 2/2 की मल्टीप्लीकेशन अब आपको आती है, आपने ऊपर वाले क्वेश्चन में भी सीख ली और इससे पीछे वाले पहले पार्ट में भी आप इजीली कर लोगे। अब हमने कैसे करना है, सेम प्रोसीजर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट। अब ना इधर लेट करना पड़ेगा, ए आर रेडी है तो हम ए लेट नहीं करेंगे, जो यूज हुआ होता है उसे लेट नहीं करते। तो मैं इसे कह लेता हूं एक्स, कह लेते हैं जी 2 -1 -1 2, और इस वाले को मैं कह लेता हूं y 0 -3 8 3 3 -7। अच्छा, आप कुछ भी लेट कर सकते हो, मैंने एक्स वाई किया है, ए आपने बी सी कर सकते हो क्योंकि ए आर रेडी है, एफ के जो दिल करे वो कर सकते हो, लेकिन लेट का ना कहा मतलब तरीका ये होता है, तरीका मतलब रूल ऑफ थंब नहीं करना ही करना है। बेहतर ये होता है कि आप जब भी लेट करो ना तो ए बी सी लास्ट से स्टार्ट करते हो, तो एक्स वाई जी उनको लेट करते हैं अगर वो यूज नहीं हुए होते। अच्छा जी, अब जब मैं इनकी वैल्यूज पुट करूंगा यहाँ पे,
तो जब मैं यहां पे इनकी वैल्यूज पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, x इंटू ए इक्वल टू वाई। ओके, ये बन गया। ये अब x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके, जिसके ऊपर कुछ पावर ना हो, नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके। अब ये किधर वाली साइड पे आएगा, राइट साइड पे y की। अब क्यों राइट पे आया, क्योंकि इधर से ये a की, सॉरी लेफ्ट साइड पे, ये इधर से a की लेफ्ट साइड से था और इधर से y की लेफ्ट पे आएगा। मतलब कि अगर इधर a से पहले लिखा है तो इधर इस मैट्रिक्स से पहले इनवर्स लिखोगे आप, अगर इधर a के बाद लिखा होगा तो उधर उस मैट्रिक्स के बाद लिखोगे। बस ये छोटी सी टिप ध्यान में रखनी है, ठीक है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट अब, अच्छा अब मैं ना इसे एक इक्वेशन का नाम दे देता हूं, ठीक है। इक्वेशन 1। अब मैंने नाम क्यों दिया, मैंने उस दिन सिखाया था आपको, क्योंकि हमने आखिरकार इसमें वैल्यूज पुट करनी है, अगर नाम ना दिया हो तो फिर वैल्यूज पुट करना मुश्किल होता है। तो मैं इसे इक्वेशन 1 का नाम दे लेता हूं। तो अब हमें सबसे पहले तो x का क्या फाइंड करना है, इनवर्स, x का इनवर्स फाइंड करना है। तो x का इनवर्स क्या होता है जी, अजाइंट, यही बच्चे गलती करते हैं, वो a लिखते हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे x a का इनवर्स है तो अजाइंट a, b का तो अजाइंट b, x है तो अजाइंट x ओवर x का। और हम पहले क्या फाइंड करेंगे, x का डिटर्मिनेंट, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट 0 आया तो इसका मजीद आगे सोल्व नहीं होगा, ये हम लोगों ने 9th क्लास में सीखा था। तो अब सबसे पहले मैं x का डिटर्मिनेंट फाइंड करता हूं, तो जो कि बहुत आसान है, 2/2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, ये इजी है। तो x की वैल्यू क्या है, 2, -1, -1 और 2, ये x की वैल्यू आ गई। तो डिटर्मिनेंट कैसे ओपन करते हैं जी, ये इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू 2, नेगेटिव का साइन फार्मूला का, और -1 इंटू -1। तो इसे मैं सोल्व करूंगा तो 4 -1 1 जार माइनस माइनस, तो ये प्लस का 1 आया और ये माइनस का फार्मूले का, ये माइनस फार्मूले का और ये प्लस का 1 हो गया। और जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो x का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा, 3। अच्छा जी, अब मुझे, अब क्योंकि x का डिटर्मिनेंट 0 नहीं आया तो इसका मतलब ये मजीद आगे सोल्व हो सकता है। तो अब मुझे अजाइंट x निकालना है, तो अजाइंट x बहुत आसान, तो अजाइंट x क्या होता है, x की ये वैल्यूज है, डायगोनल की जगह चेंज, मतलब कि ये 2 2 की जगह चेंज करेंगे 2 2 ही रहेगा, और इनके साइन चेंज। नहीं जी, अजाइंट भी आ गया। अब इन वैल्यूज को मैं पुट करता हूं इक्वेशन, इसे मैं 2 का नाम दे लेता हूं, ठीक है ना, नाम जरूर देना है। तो मैं इधर लिखूंगा बाय इन इक्वेशन 2 बाय पुटिंग द वैल्यूज इन इक्वेशन 2। अच्छा जी, तो जब मैं इक्वेशन 2 में वैल्यूज पुट करूंगा मेरे पास क्या बन जाएगा, x का इनवर्स इक्वल अजाइंट x क्या आया जी, 2 1 1 2 ओवर x का डिटर्मिनेंट था तो ओवर में क्या आ जाएगा, 3। ले जी, मेरे पास इसका ना इनवर्स आ गया। अब मैं इस इनवर्स को पुट करूंगा इक्वेशन 1 के अंदर, तो मैं इधर लिखूंगा इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a इक्वल x का इनवर्स, तो x का इनवर्स क्या है जी,
2 1 1 2 ओवर 3 इंटू वाई। तो वाई का मैट्रिक्स क्या है? 0 -3 8 3 3 -7। अब सुने, अब हमने ये देखना है कि ये मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं कि नहीं, क्योंकि पीछे वाले तो आपके मल्टीप्लाई हो रहे थे, ऑर्डर सेम था। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर सेम होना शर्त नहीं है। अगर वो कोई मैट्रिक्स प्लस या माइनस हो रही हो, फिर हम ये देखते हैं कि उनका ऑर्डर सेम है कि नहीं। मल्टीप्लाई में क्या शर्त है? मल्टीप्लाई की शर्त देख लें, उसकी होती है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के, उसकी शर्त होती है कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो से। ये हमारी वो कंडीशन है कि अगर ये फुलफिल होगी तो वो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई। अब देखते हैं, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 2। इसमें नंबर ऑफ रोज 2। नंबर ऑफ रोज 2 रोज हैं और 2, मतलब कि ये शर्त पूरी होगी। इसका मतलब ये मल्टीप्लाई भी। अब कैसे मल्टीप्लाई होंगी, इसलिए मैंने करवाया क्योंकि ये मैट्रिक्स 3/3 का था, तो इसकी मल्टीप्लिकेशन में करके दिखाने लगा। तो ए इक्वल, हम इसको थोड़ा सा नीचे करके लिखते हैं, ए इक्वल, अच्छा जी। अब ये 3 ओवर में है सब के, तो ये मैंने आपको बताया हुआ है कि 3 को हम अंदर डिवाइड क्यों नहीं अभी करवा रहे, क्योंकि अंदर फ्रैक्शन बन जाएगी, फिर मल्टीप्लिकेशन में मुश्किल होगी। अब हम आते हैं अपनी मल्टीप्लिकेशन में, सेम तरीका, रो इनटू कॉलम। जब ये रो 2 मल्टीप्लाई होगा किससे? 0 से, प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा किससे? 3 से। समझ लग गई? ये रो इस कॉलम से होगी, अब ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, मतलब कि 2 मल्टीप्लाई होगा -3 से और 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और सेंटर में ये जो प्लस के साइंस आ रहे हैं ना, ये फार्मूला के हैं, पता है ना आप लोग को। अच्छा, अब ये रो इस कॉलम से होगी तो ये आ जाएगा 2 इंटू 8 प्लस 1 इंटू -7। ले जी, ठीक हो गया। अब ऐसे ही नीचे वाले को करवाते हैं, 1 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 3, फिर 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू 3, फिर 1 इंटू 8 प्लस 2 इंटू -7। ले ये मल्टीप्लीकेशन करवा दी मैंने। अब इससे पीछे वाला क्वेश्चन भी सेम है, ऐसे ही होना है, वो तो है ही 2/2 का, ऊपर वाला सेम है जैसे ऊपर वाले की है, और ये भी वैसे ही सारा मेथड ही वो है, सिर्फ ये इसकी वजह से मैंने ये करवाया कि एक बार आपका मल्टीप्लिकेशन थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और आपको मैंने ये पॉइंट बताना था, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसकी करवाते हैं मल्टीप्लिकेशन। तो करवाएंगे तो 2 इंटू 0 क्या आ जाएगा? 0 प्लस 3, इधर क्या आ जाएगा? 1 इंटू 0 और 3 2 जार, इधर करवाएंगे 2 इंटू -6 प्लस 3, इधर क्या होगा? -3 प्लस 6। अच्छा, ये ना इसमें बच्चे गलती करते हैं, जरा इनको ध्यान से करना है। 16 प्लस -7, तो ये 2 साइन इकट्ठे, तो ब्रैकेट का सहारा लेंगे। 8 इंटू 1 8 प्लस -40 ओवर 3। 2 साइन कभी भी मैथ में इकट्ठे नहीं आते, इसलिए मैं ब्रैकेट का सहारा ले रहा हूँ जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है, ओके ना। अच्छा जी, तो इसको मजीद सोल्व करेंगे तो मेरे पास बन जाएगा 3 -3, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा +9, 6 +3, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा -6, ओके।
अब ये 3, अब देखें, अब मैं इस 3 को अंदर सब से डिवाइड करवाऊंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, a इक्वल 3/3 -3/3 9/3 6/3 3/3 -6/3। तो मेरे पास आ जाएगा a इक्वल 1 -1 3 2 1 -2। लेकिन जी a का मैट्रिक्स आ गया मेरे पास। समझ लग गई? सेम क्वेश्चन का प्रोसीजर वही है जो इससे ऊपर वाले का था, इसलिए मैंने ये करवाया ये पॉइंट बताने के लिए। और इससे पीछे वाला जो पार्ट 1 है वो तो है ही सेम, बस हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि अगर यहाँ से a से पहले है, इधर जब आप इन्वर्सल होगे तो y से पहले आएगा। ठीक है, आज हम लोगों ने करना है एक्सरसाइज नंबर 3.1 क्वेश्चन नंबर 14, 14वां सवाल। ये ना आसान है, हमने ये प्रूव है छोटा सा कि अगर हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास RI3 बनेगा। अब RI3 का मतलब है I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 का मतलब है वो कितने बाय कितने का होगा, 3/3 का। और R का मतलब है कि उसके साथ R आना चाहिए, R कॉमन आएगा। अब ये R बनेगा कैसे वो अभी आपको पता चलेगा, जब हम इसे सोल्व करेंगे। तो हम अब इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, जहाँ पे ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। सिंपल 3/3 के दो मैट्रिसेस हैं। अच्छा जी, तो मैं इसकी ले रहा हूं लेफ्ट हैंड साइड, जो कि ये है R cos फाई, ये फाई लिखा हुआ थीटा नहीं है जी, 0 sin फाई 0 R sin फाई 0 cos फाई इंटू cos फाई 0 sin फाई 0 1 0 नेगेटिव R sin फाई 0 R cos फाई। ये फाई वर्ड है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये थीटा नहीं है। अच्छा जी, अब मुझे इनको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने का सेम मेथड, रो इनटू कॉलम, ये हमने पीछे मल्टीप्लिकेशन सीखी है और हम सेम वैसे ही करवाएंगे। अच्छा जी, तो जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा मेरे पास क्या आ जाएगा, पहला पहले से मतलब कि R cos फाई इंटू cos फाई। ओके, मतलब कि पहला पहले से, फिर 0 0 से प्लस 0 इंटू 0, फिर प्लस साइन फाई इंटू साइन फाई इंटू माइनस R साइन फाई। ले जी, हमारे पास एक इसकी रो एक कॉलम से होगी। अब ये थोड़ा सा लेंथी जरूर बनेगा लेकिन है आसान। अब मैं इस रो को इस कॉलम से करवाऊंगा क्योंकि हर एक रो ने अंदर हर एक कॉलम से मल्टीप्लाई होना होता है, तो इस रो को इस कॉलम से करवाऊंगा तो ये आएगा R cos फाई इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस साइन फाई इंटू 0। ले जी, समझ लग गई? पहले ये इससे, फिर ये इससे, और फिर ये इससे। अच्छा जी, अब इसको करवाऊंगा तीसरे से मल्टीप्लाई। मैंने आपको पहले बताया थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन है आसान। तीसरे से करवाऊंगा, ये आ जाएगा R साइन फाई इंटू, सॉरी R cos फाई आना है यहाँ पे, R cos फाई इंटू साइन फाई। अच्छा जी, R cos फाई इंटू साइन फाई 0 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 प्लस साइन फाई इंटू R cos फाई। ले जी, अब ना एक बच्चों का बड़ा कॉमन सवाल, क्या वाला, कि इतना बड़ा हम एक पेज पे कैसे करेंगे।
अब उसका आंसर क्या है बेटा, देखो या तो आप इतना मैट्रिक्स लिखा है फिर इसे स्प्लिट करके नीचे लिखो इससे, जैसे ना किसी चीज को तोड़ के नहीं लिखते आपने अक्सर इंग्लिश में देखा होगा, तोड़ के मैथमेटिक्स के अंदर भी एक सवाल पूरा नहीं आ रहा तो उसको तोड़ के नीचे लिखते हैं, यहाँ तो वैसे कर लो, या आप इस पेज को ना लैंडस्केप ऐसे इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व कर लेना। आमतौर पे हम मैच करते हैं ऐसे, आप रजिस्टर ऐसे करके इसको सोल्व भी ऐसे कर लेना, मतलब कि फर्ज करेंगे ये रजिस्टर है ना, ये आमतौर पे हम करते हैं क्वेश्चंस को ऐसे, तो आप इसको ऐसे रख के तो ऐसे क्वेश्चन लिख के ऐसे सोल्व कर लेना। पेपर में भी कर सकते हो आप, विड्थ आपकी पूरी आ जाएगी, मतलब जितना इधर आ गया ठीक है, बाकी यहाँ पे सोल्व कर देना ऐसे ही, ऐसे विड्थ आपकी पूरी आ जाएगी। तो अगर कोई बच्चा ऐसे नहीं करना चाह रहा तो ऐसे ही करना चाह रहा है, फिर वो इधर मतलब कि इतना लिख रहे जितना आता है, बाकी जितना हिस्सा बच रहे वो थोड़ा उसके नीचे लिख रहे, ठीक है ना। अच्छा जी, अब मैं इसको करवाऊंगा 0 इंटू कोस फाइव प्लस आर इंटू 0 प्लस 0 इंटू माइनस आर साइन फाइव। समझ आ रही है ना, ये इससे और ये इससे। अच्छा, अब ऐसे ही अगले से होगा 0 इंटू 0 प्लस आर इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, ठीक है। फिर ऐसे ही एंड वाले से होगा 0 इंटू साइन फाइव। अच्छा जी, आगे होगा r इंटू 0 प्लस आर इंटू 0 प्लस 0 इंटू आर कोस फाइव। लें जी, अच्छा अब ये थोड़ा टेढ़ा हो रहा है क्वेश्चन, अब ये इससे लास्ट वाला। अच्छा जी, एक चीज याद रखनी है, कुछ बच्चे ना इस क्वेश्चन में गैप नहीं सही देते, वो इसको बिल्कुल जोड़ जोड़ के लिख रहे थे, समझ नहीं आ रही होती थोड़ा। अब मैंने स्पेस ज्यादा ली लेकिन मैंने थोड़ा खुला लिखा ताकि समझ आ रही हो, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज को ख्याल जहन में रखना है। आर साइन फाइव इंटू कोस फाइव प्लस 0 इंटू 0 प्लस कोस फाइव इंटू नेगेटिव आर साइन फाइव। अब ये इससे होगा आर साइन फाइव इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1 प्लस कोस फाइव इंटू, अच्छा डायरेक्ट नहीं करना, कुछ बच्चों के जेहन में आता है ये जीरो ही बनने हैं, ये वाले जो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो डायरेक्ट नहीं करना, आपको एक बार पूरा लिख लेना है ताकि एग्जामिनर अगर आपको चेक करे उसको समझ आ रही हो मार्क्स दे दे। तो अब r इंटू साइन फाइव, आर साइन फाइव इंटू साइन फाइव बस ये ही काम इसका मुश्किल है, ये लिखना, बाकी है क्वेश्चन ऐसे आसान है। 0 इंटू 0 प्लस कोस फाइव इंटू आर कोस फाइव इंटू आर कोस फाइव। लें जी, यहां तक समझ लग गई है, यहां तक ही बोर्ड कंप्लीट हो गया जी, और क्या करना है। अच्छा जी, अब मैं करवाता हूं मल्टीप्लाई। आर कोस फाइव, जब कोस फाइव से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये बन जाएगा आर कोस स्क्वायर फाइव, ठीक है ना। ये देखो सेम बेसिस मल्टीप्लाई और पावर्स क्या होती हैं प्लस, तो कोस फाइव से हुआ तो कोस स्क्वायर फाइव। 0 इंटू 0 क्या होगा 0, साइन फाइव इंटू नेगेटिव आर फाइव तो प्लस माइनस आर साइन स्क्वायर फाइव। फाइव पे स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ साइन स्क्वायर फाइव आएगा, फंक्शन पे स्क्वायर आता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको करवाऊंगा तो ये 0 इंटू 0 1 0 जार 0 0 जार 0, जब प्लस होंगे तो क्या बनेगा 0 प्लस 0 प्लस 0, ये सारे जीरो आने हैं तीनों के तीनों।
अच्छा ये इससे होगा तो ये आ जाएगा आर साइन फाई कोस फाई, ठीक है, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा था ना, आर साइन फाई कोस फाई प्लस प्लस 0 प्लस आर साइन कोस फाई, साइन फाई कोस फाई। समझ लग गई ना यहां तक? यहां तक समझ लग गई? अच्छा अब ये इससे होगा 0 हो जाएगा, ये इससे होगा 0 और ये इससे होगा 0, 0 से कोई भी चीज मल्टीप्लाई 0 होती है, 0 प्लस 0 प्लस 0। अच्छा जी अब ये इससे होगा 0 आर वन जार आर प्लस 0, मतलब कि ये इससे हुआ 0 आर वन जार आर और 0 0 जार 0। अच्छा जी अब ये इससे हुआ 0 आर 0 जार 0 और ये 0, मतलब कि 0 ही आ गया। अच्छा जी अब रह गया एंड वाला, आर साइन फाई कोस फाई प्लस 0 माइनस आर साइन फाई कोस फाई। अच्छा जी अब ये से होगा 0 0 और 0। अगर आप देखो ना ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शक्ल ले रहे हैं आप, ये से होगा तो आर साइन स्क्वायर फाई प्लस 0 रहेगा ये और प्लस आर को स्क्वायर फाई। लेकिन यहां तक कुछ समझ नहीं लगी तो पूछ रहे। हाँ जी कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा क्वेश्चन, वो अक्सर बच्चे पूछते हैं कि देखे ना जैसे यहाँ पे साइन फाई कोस फाई लिखा है, तो अगर कोस फाई पहले लिख लो साइन पहले लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सेम वही कंसेप्ट है, 2 ज़रब 3 भी 6 होता है और 3 ज़रब 2 भी 6 ही होता है। इनकी जगह चेंज करने से मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता वो इट्स नॉट। अच्छा जी अब हम आगे करते हैं। अच्छा जी अब ये जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास ये बन जाएगा आर कोस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन स्क्वायर फाई, क्योंकि 0 जब ऐड होगा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 0 0 जार 0 0 0 जार 0। अच्छा अब जब इनको सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास बन जाएगा आर साइन फाई कोस फाई, आर साइन फाई कोस फाई प्लस आर साइन फाई कोस फाई क्या हो गया 2 आर साइन फाई कोस फाई, क्योंकि सेम थे ना तो प्लस हो गए। अच्छा जी ये हुआ तो 0 आर 0। अब ये हुआ तो आर साइन फाई कोस फाई प्लस का और माइनस का आर साइन फाई कोस फाई आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया। अच्छा जी यहाँ पे 0 आ गया, इन दोनों में से आर, ये मेरे पास बन गया आर साइन स्क्वायर फाई प्लस आर कोस स्क्वायर फाई। लो जी यहां तक समझ आ गई है? यहां तक समझ आ गई पक्का? कौन है? अच्छा यार इधर से ना देखो हमसे एक गलती हुई है, जब मैंने क्वेश्चन नीचे उतारा है ना तो यहाँ पे साइन फाई के साथ नेगेटिव का साइन आना था, ठीक है। यहाँ पे जब इसके साथ माइनस का आना था तो जब ये मल्टीप्लाई होना था इससे इससे और इससे तो ये नीचे आना था, ये इधर माइनस आना था। ये मैं ना ब्लू से कर रहा हूँ, जो आप माइनस का साइन जिधर जिधर आना था, यहाँ पे आना था माइनस का साइन, ठीक है। फिर यहाँ पे आना था माइनस का साइन, फिर यहाँ आना था यहाँ पे माइनस का साइन। ये ना मिस्टेक होगी, जब मैंने क्वेश्चन नीचे उतारा है ना यहाँ पे माइनस का साइन आना था, मुझसे ये मतलब कि आया नहीं नीचे, तो ये मतलब कि एरर आ गया। तो ये मैंने जहां जहां पे माइनस के आने थे मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। एक यहाँ पे आना है, ओके, और एक यहाँ पे आना है और एक यहाँ पे आना है, क्योंकि पहली पहली सिर्फ हमारी रो में मिस्टेक हुई थी, तो पहली रो के तीनों कॉलम से मैंने उसे रेक्टिफाई कर दिया। तो अब जब यहाँ पे माइनस आना है तो ये मेरे पास इधर बन जाना है
माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे क्या आना है प्लस आर साइन स्क्वायर फाइव। देखे ना, माइनस माइनस प्लस साइन इंटू साइन स्क्वायर आर साइन स्क्वायर फाइव। ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसे रेक्टिफाई करना है। और ये वैसे ही जीरो बनना था, इससे कोई फर्क पड़ा ही नहीं, लेकिन यहां पे फर्क पड़ेगा। यहां पे बनेगा माइनस आर साइन फाइव कोस फाइव, मतलब कि यहां पे प्लस की जगह पे आना है माइनस, ये और ये कट गए, तो यहां पे हमारे पास क्या बनेगा जीरो। बस ये एक छोटी मिस्टेक हो गई थी क्योंकि मैंने नीचे उतारा नहीं तो इसलिए। अच्छा, अब मेरे पास ना, और यहाँ पे भी प्लस का आना है, ठीक है ना, क्योंकि जब ये प्लस का तो ये भी प्लस का। अच्छा, अब ये चीज देखें कि मेरे पास ये सिनेरियो ये बन गया एट दी एंड। अब मैं अगर देखूं, थोड़ी सी स्पेस में यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल क्वेश्चन एंड पे आया हुआ है। अच्छा जी, तो अगर मैं इनमें से देखूं, इनमें से बता दो आर क्या आता है कॉमन, आर क्या आता है, तो आर इनमें से आया कॉमन, अंदर बच गया साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस फाइव। अब कुछ बच्चे कहेंगे यहाँ पे तो कोस पहले लिखा है, आप पहले लिख लो या बाद में लिख लो, कोई फर्क, जैसे कि 1 प्लस 2 कर लो फिर भी 3 होता है, 2 प्लस 1 कर लो फिर भी 3 होता है। अच्छा, यहाँ पे आ जाएगा जीरो, यहां पे भी आ जाएगा जीरो। अच्छा जी, यहां पे आ जाएगा जीरो, यहां पे आ जाएगा आर, यहां पे आ जाएगा जीरो, यहां पे आ जाएगा जीरो जीरो, और यहां से क्या कॉमन आर, तो अंदर क्या बच गया साइन स्क्वायर फाइव प्लस कोस स्क्वायर फाइव। समझ लग गई यहां तक? यहां तक समझ लग गई? अच्छा, अब ना आप लोगों ने 10th क्लास में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, अगर नहीं भी पढ़ी, कई बच्चों ने 7वां चैप्टर नहीं किया होता 10th क्लास में, तो एक आइडेंटिटी है बड़ी मशहूर है वो, और आपकी अब ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत ही वो पॉपुलर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब कि अगर साइन पे स्क्वायर है उसके साथ एक एंगल है, प्लस कोस पे स्क्वायर है और उसके साथ सेम एंगल है, तो वो किसके इक्वल होते हैं? यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे फाइव है, कोई फर्क नहीं पड़ता क्या एंगल है, एंगल सेम होना शर्त है, वो जो मर्जी हो। फर्ज करो इधर लिखा होता साइन स्क्वायर 20, साइन कोस स्क्वायर 20, फिर भी उसकी जगह क्या आना था 1। तो इस आइडेंटिटी को अगर हम यूज करें तो मेरे पास इधर आ जाएगा r इंटू 1, 0 0 0 r 0 0 0 r इंटू 1। अच्छा जी, जब ये मल्टीप्लाई होना था तो मेरे पास बन जाना था r 0 0 0 r 0 0 0 और r। अच्छा जी, अब जरा देखो, इस मैट्रिक्स में से मैं r को कॉमन ले सकता हूं, यहां पे कर रहा हूं जी इसका पार्ट, इस मैट्रिक्स में से r कॉमन आ सकता है भाई, r कॉमन आ सकता है। मैं इसमें से r को क्या ले रहा हूं, अंदर मेरे पास आ गया 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। अब ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया जिसका ऑर्डर क्या है 3/3। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से, और जो उसका ऑर्डर हो वो नीचे इंडेक्स पे। नहीं जी, ये प्रूव हो गया कि ये किसके इक्वल है, RI3। समझ लगी बात की? और ये जो ये मैंने कॉमन वाली बात की है ना, असल में हमने अगली एक्सरसाइज में जाके ना इसकी आइडेंटिटीज पढ़नी है, ये मैट्रिसेस की। तो मैंने आपको आसानी से समझाने के लिए पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बात समझाइए कि R कॉमन निकाल लिया हम लोग। ओके, ठीक है ना? तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है करने का, मैंने तरीका बता दिया, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी इधर से, जो माइनस कॉमन नहीं आ रहा, मतलब माइनस नहीं मैंने इधर लिखा था जिसकी वजह से हो रहा था। तो बाकी ये अब सारा सोल्व। अब अगर आप गौर से देखो, ये क्वेश्चन है आसान, थोड़ा लेंथी है, और अगर ये अगर आपको लॉन्ग में आ जाए फिर तो आप खुशी हो जाओ। तो इस एक्सरसाइज में से वैसे हिस्सा लॉन्ग आया, तो हमारी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है। तो बस अब साथ साथ करना है, अब इस पूरी एक्सरसाइज का अगेन टेस्ट होगा।